नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता के अर्बन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन की चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने अर्बन प्लानिंग के एक आउटलेट को, एक लेआउट को हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरीके से अर्बन प्लानिंग हड़प्पा सभ्यता के नगरों का एक बेहद ही महत्वपूर्ण पार्ट था, और हमने साथ ही हड़प्पा नगर के नियोजन को, वहाँ से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेषों को समझने की कोशिश की थी। आज के इस लेक्चर में हम अन्य नगरों के प्रोफाइल को समझेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ये हड़प्पा नगर जहाँ 150 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बसा हुआ था, वहीं मोहनजोदड़ो 250 हेक्टेयर में बसा हुआ था। इसकी जनसंख्या भी सर्वाधिक थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है प्रेतों का टीला। इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी राखालदास बनर्जी या RD बनर्जी के द्वारा। और उसके बाद ही जॉन मार्शल के द्वारा इस सभ्यता के उद्घोषणा के लिए एक आर्टिकल लिखा गया था, जिसके द्वारा भारत की प्राचीनतम संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया था वैदिक सभ्यता के स्थान पर। मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग टीला है उसे स्तूप टीला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना हुआ प्राप्त हुआ है। दुर्ग का जो टीला है उस पर ही जो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है, इसके अलावा अन्नागार, सभा भवन, पुरोहित आवास आदि महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ये यहाँ पे हम इमेज देख पा रहे हैं मोहनजोदड़ो के सिटी एरिया की प्लानिंग की, किस तरीके से इसका लेआउट है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है, जिसे सिटाडेल एरिया कहा गया है। यहाँ पे हमें स्तूप मिला है, इसलिए इस दुर्ग के टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहीं पे हमें यहाँ देख पा रहे हैं हम कि स्नानागार, भंडार घर, कॉलेज टावर, ये महत्वपूर्ण पार्ट जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। और ये इसके अन्य इलाका जो है, जो दूसरा नगर है वो निचला नगर है, जो कि अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, जैसे कि DK इलाका, VS इलाका, HR इलाका। ये सभी नाम इनके उत्खननकर्ताओं के नाम के आधार पर रखे गए हैं। तो आइए हम देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स है मोहनजोदड़ो के नगर के। ये विशाल स्नानागार जो हमें प्राप्त हुआ है, जैसा कि हमने पिछली इमेज में देखा कि यह दुर्ग टीले से ही हमें प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो के सिटाडेल में जो उपस्थित संरचनाएं हैं वो हड़प्पा सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे लोकप्रिय संरचनाएं हैं। इसके उत्तरी हिस्से में महास्नानागार यानी कि द ग्रेट बाथ, तथाकथित सभागार यानी कि एक असेंबली हॉल हमें मिला है, और मिला है हमें पुरोहितों का आवास, जिसे इंग्लिश में कॉलेज ऑफ क्राइस्ट के नाम से जाना गया है। ये जो महास्नानागार जो कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, इसका आकार 14/7 मीटर का है और इसकी अधिकतम गहराई 2.4 मीटर्स है। ये एक तरीके का आयताकार टैंक है, जिसके उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सीढ़ियाँ हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ आप दोनों तरफ से देख पा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ इसके उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही छोर पर बनी हुई हैं। और ये जो टैंक बना हुआ है या ये जो विशाल स्नानागार बना हुआ है, इसकी फर्श को और इसकी दीवारों को ईंटों की सुव्यवस्थित संरचना के द्वारा जमाया गया है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर पानी के रिसाव को रोकने के लिए इन ईंटों पर जिप्सम का लेप भी लगाया गया है। संभवतः ऐसा माना गया है कि यह विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण रहा होगा। इस स्नानागार के फर्श का ढलाव दक्षिण से पश्चिम की ओर है, जहाँ से पानी को बाहर निकालने के लिए निकासी की व्यवस्था भी की गई है। स्नानागार के पूर्व, उत्तर और दक्षिण में ईंटों से बने हुए स्तंभ भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो राउंड में आप देख पा रहे हैं ईंटों से बने हुए स्तंभ, ये भी हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्नानागार में प्रवेश के लिए दक्षिण में 2 बड़े द्वार हैं और उत्तर और पूर्व में भी हमें एक एक प्रवेश द्वार देखने को मिलता है। जॉन मार्शल के द्वारा इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया है।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से प्राप्त होने वाली प्रमुख अन्य इमारतों के बारे में। स्नानागार जहाँ प्राप्त हुआ है उस रोड पर ही हमें एक बहुत ही बड़ा भवन मिला है जिसका साइज है 10 वर्ग मीटर, जिसका आंगन है, और भवन का साइज है 69 इंटू 2.34 मीटर। इसमें 3 बरामदे मिले हैं। स्नानागार से इस भवन की इतनी निकटता होने के कारण और इस भवन की विशालता को देखते हुए यह माना गया है कि मोहनजोदड़ो के प्रमुख पुरोहित का या पुरोहितों का निवास स्थान था, जिसकी वजह से इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट या पुरोहितों का महाविद्यालय या पुरोहित आवास की संज्ञा दी गई है। क्योंकि इतने विशाल स्नानागार के बारे में यह कल्पना की गई है कि कहीं न कहीं मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे उनके रिचुअल्स में, उनके कर्मकांडों में पवित्रता का महत्व रहा होगा, और इसीलिए इतने विशाल स्नानागार का निर्माण जो है वो किया गया था। तो इस कारण से स्नानागार के पास प्राप्त होने वाले भवन को के सिटाडेल यानी कि दुर्ग एरिया के दक्षिणी हिस्से में हमें एक और भव्य कक्ष प्राप्त हुआ है जो कि 27 इंटू 27 मीटर का है। इसे असेंबली हॉल के नाम से जाना जाता है। यह भवन 5 गलियारों में बटा हुआ है। मोहनजोदड़ो के पूर्वी हिस्से का जो निचला नगर है, यानी कि एक तो पार्ट था सिटाडेल का, और उसके अलावा इमेज में हमने एक और जो एरिया देखा था निचला नगर जिसको कहा गया है, वो 80 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और यह भी संभवतः प्राचीर से घिरा हुआ था। यह निचला नगर उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम की ओर सड़कों के द्वारा 4 भागों में बटा हुआ है। जो हमने देखा था इमेज में कि इनके उत्खननकर्ताओं के नाम के आधार पर इस निचले नगर के हिस्सों को HR और DK और VS इन नामों के आधार पर जाना जाता है। जैसे कि H हारग्रीव जो कि आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनके नाम पर एक हिस्से का नाम रखा गया है HR, और KN दीक्षित नामक उत्खननकर्ता के नाम के आधार पर मोहनजोदड़ो के निचले नगर के एक हिस्से का नाम रखा गया है DK। मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो बेहद ही उल्लेखनीय है। इसके अलावा DK क्षेत्र से हमें एक और इमेज मिली है जो कि सेलखड़ी की बनी हुई है। सेलखड़ी मिट्टी के टाइप का एक मटेरियल होता है। इस इमेज को, इस स्टेचू को प्राइस्ट किंग के नाम से जाना गया है। अब इस इमेज को यहाँ पे मोहनजोदड़ो के DK क्षेत्र से हमें सेलखड़ी की बनी हुई प्राइस्ट किंग की यह प्रतिमा प्राप्त हुई है। और जैसा कि आप इस इमेज को देख पा रहे हैं, इस इमेज में बियर्ड वाला कोई इंसान है जो कि ध्यान जैसी मुद्रा में बैठा हुआ दिखाई देता है, और इसके सिर पे एक रिंग के शेप का एक क्राउन जैसा कुछ बना हुआ है, और इसने एक साइड में एक शॉल ओढ़ रखी है जिस पर फ्लोरल प्रिंट है। तो इस इमेज को देख करके कैसे कहा गया होगा कि इसको प्राइस्ट किंग नाम किस तरीके से दिया होगा, अगर हम सोचने की कोशिश करें, क्योंकि इसके एक हाथ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी राउंड में कुछ बाजूबंद सा इनके द्वारा पहना हुआ है, सिर पे भी क्राउन जैसा कोई अलंकरण इनके द्वारा पहना हुआ है, और ध्यान जैसी मुद्रा में है। तो कहीं ना कहीं यह एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की प्रतिमा है, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति का स्टेचू है, और इनकी शाल वगैरह भी कहीं ना कहीं दिखाती है कि ये एक धनी वर्ग को या समाज के बेहद ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति का स्टेचू रहा होगा, इसलिए इनकी तुलना कहीं ना कहीं किंग से की गई है। और क्योंकि ये ध्यानस्थ मुद्रा में है तो इसलिए इन्हें प्राइस्ट किंग कहा गया है। तो इस तरीके से हमें जो भी इमेजेस प्राप्त हुई हैं, जो भी स्टेचू प्राप्त हुए हैं, या जो भी एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में उनके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो कहाँ प्राप्त हुए हैं या उनकी क्या खासियत है, उनके आधार पर अनुमान लगाया गया है, और उसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता को समझने की कोशिश आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है वो की गई है। अब हम अगले नगर के बारे में बात करते हैं जो है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी की शुष्क हो चुकी प्रवाहिका के किनारे पर। इसका नाम, कालीबंगा नाम का ही मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसका नाम यह कालीबंगा की जो साइट है उसके पास में पाई गई काली चूड़ियों के ढेर के आधार पर इस स्थान का नाम कालीबंगा रखा गया है। जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो पश्चिमी टीला है, छोटा टीला, उसे नाम दिया गया है KLB1, और पूर्व की तरफ जो बड़ा टीला है उसे नाम दिया गया है KLB2। दोनों टीलों के बीच में खुला हुआ भूभाग है।
KLB1 जहाँ दुर्ग वाला इलाका है, वहीं KLB2 बड़ा टीला जो है वो निचला शहर है। अभी तक हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं उसमें दुर्ग वाले टीले का ही फोर्टिफिकेशन का हमने प्रोविज़न देखा है, यानी कि दुर्ग वाले टीले को ही चारों तरफ से एक दीवार से घेरा जाता था, उसकी किलेबंदी की जाती थी। लेकिन कालीबंगा में हम देखते हैं कि निचला नगर और दुर्ग वाला इलाका दोनों ही दीवारों से घिरे हुए हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खासियतें हैं उनमें हमें किसी न किस तरीके का वेरिएशन भी, किसी न किस तरीके की भिन्नता भी देखने को मिल सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक ही तरीके की चीज़ें पाई जाएं। KLB1 का जो टीला है उससे हमें न केवल हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, बल्कि प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि पूर्व हड़प्पन सिविलाइजेशन के प्रमाण भी हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पहले भी यहाँ पर मानव निवास रहा है। इसके पश्चिमी टीले से हमें सेंधव सभ्यता के नीचे प्राक सेंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, उसी की बात हमने की है। और यहाँ से ये जो KLB1 यानी कि पश्चिमी टीला है उससे हमें प्रारंभिक हड़प्पा यानी कि अर्ली हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा यानी कि मैच्योर हड़प्पा, इन दोनों ही सभ्यताओं के प्रमाण जो है वो प्राप्त हुए हैं। KLB1 जो पश्चिमी टीला है वहाँ के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य हमें मिला है। ये जो खेत है इसमें जुताई के लिए आड़ी और तिरछी रेखाएं बनाई गई हैं। आड़ी और तिरछी रेखाओं के माध्यम से जुताई की गई है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि इस खेत में 2 फसलें एक साथ बोई गई होंगी। यहाँ पर ये जो इमेज हम देख पा रहे हैं वो KLB1 यानी कि पश्चिमी टीले की इमेज है, जो कि दुर्ग टीला है। और ये प्री हड़प्पन स्ट्रक्चर्स है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का जो निवास था या प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसके एविडेंसेस यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ और इमेजेस हम देख पा रहे हैं जो कि कालीबंगा के दुर्ग टीले से ही प्राप्त हुई है, जहाँ पर हमें मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5-6 चबूतरे मिले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ चबूतरे हमें प्राप्त हो रहे हैं जो अग्निकुंड या वेदिकाओं के काफ़ी सिमिलर हैं। इन्हें अग्निकुंड या वेदिकाएं माना गया है। और फायर अल्टार जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके साथ ही कालीबंगा का जो दुर्ग वाला टीला है उसके दक्षिण पश्चिम में हमें एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है, जहाँ से शव विसर्जन के कुछ उदाहरण हमें मिले हैं। यहाँ पे हमें अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों, इसके अलावा कालीबंगा के दुर्ग टीले के दक्षिण पश्चिम में ये जो कब्रिस्तान हमें मिला है वहाँ से हमें एक युगल शवाधान भी प्राप्त हुआ है, यानी कि हमें वहाँ से उस पर्टिकुलर एक ही शवाधान से 2 कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो वो भी कहीं न कहीं एक अलग एस्पेक्ट है। यहाँ से हमें एक अंडाकार कब्र भी प्राप्त हुई है, जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद किए जाने के प्रमाण हैं। इसे शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी का प्राचीनतम उदाहरण माना जा सकता है। कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर बने हुए हैं उनमें भवन निर्माण पक्की ईंटों के द्वारा किया गया है, लेकिन कालीबंगा के जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। और इसके नगर टीले से हमें अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। अलंकृत ईंटें यानी कि जिन पर कुछ न कुछ डिज़ाइंस जो है वो बनाई गई है। कालीबंगा में वैसे तो हम देखते हैं कि जल निकास की जो प्रणाली है या नालियों की जो व्यवस्था है वो हड़प्पा सभ्यता के का एक बेहद ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग हम देखते हैं कि बहुत ही सफाई पसंद है। लेकिन कालीबंगा के नगर क्षेत्र में हमें किसी भी प्रकार के स्पष्ट रूप से घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। इसके साथ ही कालीबंगा में हमें भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो प्राप्त होते हैं। ये एक इमेज है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कालीबंगा के जो मकान हैं उनमें टाइल्स ऐसी बनाई गई हैं, डिज़ाइन वाली टाइल्स का प्रयोग जो है वो यहाँ आप ब्लॉक्स में देख पा रहे हैं कि डिज़ाइन वाली टाइल्स, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाली टाइल्स का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके से कालीबंगा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे ऐसा और भी अन्य नगरों के बारे में भी हमें देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं उनके बारे में जो हमने एक जनरल आउटलाइन को
समझा था या उनके एक जनरल लेआउट के बारे में बात की थी कि जो जो इम्पोर्टेंट खासियतें हैं इनकी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उनका वेरिएशन भी देखने को मिलता है। जैसे कालीबंगा के रेफरेंस में हमने देखा कि इसका जो दुर्ग टीला था उसके साथ साथ नगर क्षेत्र जो था वो भी एक प्राचीर से घिरा हुआ था, एक परकोटे से घिरा हुआ था। जैसे कालीबंगा में मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ पक्की ईंटों के स्थान पर, और साथ ही जैसे कालीबंगा में एक जल निकास प्रणाली की व्यवस्था जो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं रीजनल वेरिएशन को दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये हमने बात की कालीबंगा की नगर नियोजन के बारे में, यहाँ की प्रमुख खासियतों के बारे में, यहाँ से जो महत्वपूर्ण अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में, जिनके आधार पर हड़प्पा सभ्यता को हमने समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।